हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, क्लास 10th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर आपका द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। अब हमें इसमें जान लेना चाहिए कि द्विघात समीकरण वास्तव में क्या होता है। तो हम लोग रैखिक बहुपद जानते हैं ना, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। ऐसे समझ लो, जब दो रैखिक बहुपदों का, एक ही चर वाले दो रैखिक बहुपद हो, एक घात वाले रैखिक बहुपद हो, है ना, एक घात वाले ही रैखिक बहुपद होते हैं, यदि उनका गुणा कर दिया जाए, यदि उनका क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो जो प्राप्त समीकरण होता है वही क्या होता है, वही द्विघातीय समीकरण होता है। देखिए कैसे कैसे बता रहे हैं। सबसे पहला तरीका ये है समझने का, दूसरा ये है, दोनों बताएंगे, दोनों समझ जाओगे आप, ठीक है। देखो ध्यान से, द्विघात समीकरण वास्तव में क्या होता है, एक ही चर वाले दो रैखिक बहुपद, एक ही चर वाले, मान लो एक चर x है +2 लिख दिए, तो ये बताओ रैखिक बहुपद है कि नहीं है? बिल्कुल है, ये एक रैखिक बहुपद है। तो हमने वही लिखा है, एक ही चर वाले दो रैखिक बहुपद, तो एक रैखिक बहुपद ये है, और एक रैखिक बहुपद हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस कुछ भी लिख सकते हो, x + 4 लिख सकते हैं। तो एक रैखिक बहुपद ये है, एक रैखिक बहुपद ये है। कैसे है? एक ही चर वाला रैखिक बहुपद ये भी है, एक ही चर वाला रैखिक बहुपद ये भी है। रैखिक बहुपदों का गुणनफल 0 के बराबर कर दें तो वही क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। हमने वही लिखा है यहाँ पे कि एक ही चर वाले दो रैखिक बहुपदों के गुणनफल, मतलब इनका गुणा, मतलब गुणा, गुणनफल को 0 के बराबर करने पर प्राप्त समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, कैसे? एक ही चर वाले दो रैखिक बहुपदों के गुणनफल को 0 के बराबर करने पर प्राप्त जो समीकरण होता है वह क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे देखो, जैसे x + 2 एक रैखिक बहुपद है, x + 3 एक रैखिक बहुपद है, कोष्टक मतलब गुणा, इनका गुणनफल 0 के बराबर कर दिए तो ये क्या कहलाएगा, एक द्विघात समीकरण कहलाएगा। या इसका हमने गुणा कर दिया है, गुणनफल से प्राप्त है, तो ये क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। फिर देखो, एक रैखिक बहुपद दूसरा रैखिक बहुपद का गुणनफल 0 के बराबर कर दिए तो उनका जो गुणनफल आया वो ये क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब देखो क्या है दूसरा डिफिनेशन, एक ही चर वाले ऐसे समीकरण, एक ही चर वाले ऐसे समीकरण जिन पर उपस्थित घात दो, ऐसे जिसमें उपस्थित चर पर घात कितना हो, चर पर उपस्थित घात कितना हो, 2 हो, मतलब 2 घात हो, तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। देखो कैसे, जैसे ये लिखा हुआ है, एक ही चर है ना, तो हमने कहा एक ही चर वाले ऐसे समीकरण, तो देखो इस समीकरण में कितने चर हैं, एक ही है, तो इस समीकरण में एक ही चर है, तो एक ही चर जिसमें उपस्थित घात कितना हो, 2, तो बताओ इसमें जो समीकरण है इसमें जो घात है वो कितना, 2 है। सबसे बड़ा घात कितना है, 2 है, तो सबसे बड़ा घात देखा जाता है तो वह द्विघात समीकरण होगा। सबसे बड़ा घात 3 होता तो वह त्रिघात समीकरण होता। ठीक है, फिर देखो इसमें भी चर क्या है, x है, पूरे समीकरण में एक ही चर है, x है, जिस पर अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो वह क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। फिर देखो ये भी चर x है और चर x पर सबसे अधिक घात क्या है, 2 है, तो यह 2 घातों वाला समीकरण है, यानी कि द्विघात समीकरण है। ये भी हमने अभी समझाया है कि ये भी क्या द्विघात समीकरण है, गुणा कर देंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। अब देखो ये हो गया एक ही चर, हमने कहा अगर यहाँ पर y² होता, हमने मिटा दिया, वैसे मिटाना नहीं चाहिए था क्योंकि नोट कर लोगे, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, मान लो 3y² - 4y + 5 लिखा हो, ये भी एक द्विघात समीकरण है। कौन सा चर वाला, ये कौन सा चर वाला है, ये y चर वाला है। फिर पॉज वीडियो एंड नोट और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो लिखा हो ax² + bx + c = 0, या क्या है, एक द्विघात समीकरण है। और देखिए अगर लिखा हुआ 3y² - 4y + 2 = 0, तो यह भी एक y चर में, y चर है ना इसका, y चर है, और इस y चर में यह एक द्विघात समीकरण है। मान लिया लिखा हुआ है 5t² + 7t + 4t, या यहाँ पर लिख सकते हैं 2 = 0, या भी क्या है, एक द्विघात समीकरण, क्योंकि इसमें उपस्थित चर पर कितना घात है, 2 घात है ना, ये भी एक द्विघात समीकरण होगा। अब देखो x² - 1 भी एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण, क्योंकि इसमें उपस्थित जो चर है, जो इसमें उपस्थित चर है उस पर घात कितना है, सिर्फ 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। x² +
4 या क्या होगा एक द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि इसमें उपस्थित चर पर घात कितना है 2 है। ठीक है, यानी कि जिसमें देखोगे कोई समीकरण होगा जिसमें जो घात है सबसे बड़ा घात क्या है जो होगा वही, अगर 2 घात है तो वह द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो देखो यहाँ भी देखना और इधर भी देखना। मान लो 7x² माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये भी एक द्विघात समीकरण है। अब बताओ यहाँ देखो x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक, तो बताओ x² के बगल में जिस अंक का गुणा हो वही क्या होता है x² का गुणांक। तो x² के बगल में कौन सा गुणांक है a, यानी कि ऐसे जब समीकरण दिया रहेगा तो x² का गुणांक क्या कहलाएगा a। फिर देखो यहाँ x का गुणांक क्या है, x का गुणांक, अब बताओ x का गुणांक क्या है b है। देखो x का गुणांक क्या है b है, क्योंकि x के बगल में जो अंक का गुणा हुआ है वो क्या b है। ऐसे यहाँ देखो x² का गुणांक, x² का गुणांक, अब बताओ यहाँ x² के बगल में कौन से अंक का गुणा है 7। अब फिर देखो x का गुणांक, x का गुणांक, अब बताओ x का गुणांक क्या है, इसमें x के बगल में 4 का गुणा हुआ है, लेकिन याद रखना चिन्ह सहित लिखेंगे -4, यानी कि x का गुणांक क्या हो जाएगा -4। फिर देखो यहाँ अचर पद, अचर पद, अब बताओ इसमें अचर पद क्या है, जिसमें चर ना हो वो क्या होता है अचर पद। तो इसमें चर है, इसमें भी चर x है, इसमें चर x नहीं है, इसका मतलब ये अचर पद है। मतलब कौन सी, मतलब जो अंक हो, प्योर अंक हो, उसके बगल में चर ना हो क्या होगा अचर होगा। तो बताओ यहाँ अचर गुणांक क्या है, अचर पद यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर भी तो अचर पद होगा। देखो अचर पद इक्वल टू क्या है 5, अचर पद का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है। अगर यहाँ माइनस लिखा होता तो अचर पद का वैल्यू क्या हो जाता -5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है। लेकिन देखिए अभी आगे, अब मान लो x² - 1 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अब बताओ इसमें x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक इसमें क्या है बताओ। तो x² के बगल में कौन से अंक का गुणा, किसी अंक का गुणा नहीं है, जब किसी अंक का गुणा ना हो तो 1 का गुणा होता है। तो यहाँ x² का गुणांक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बताओ x का गुणांक क्या है, x का गुणांक, तो देखो इसमें कोई है ऐसा पद जो x हो, जहाँ पर सिर्फ x हो, x² नहीं, तो यहाँ ऐसा कोई पद नहीं है जो x हो। तो जब x वाला पद ही ना हो तो x का गुणांक क्या होता है 0 होता है। तो x का गुणांक क्या होता है 0 होता है, क्योंकि देखो इसमें x² वाला पद है, अचर पद है, लेकिन x वाला पद नहीं। देखो ध्यान से, ऐसे x² प्लस 0x माइनस 1 इक्वल टू 0 इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि x वाला पद था नहीं तो उसको 0x लिख दिया गया, इसीलिए x का गुणांक क्या कहलाता है 0, मतलब उसमें नहीं रहेगा तो वहाँ क्या होगा 0। अब बताओ अचर पद क्या है, अचर पद, अब इसमें अचर पद क्या है -1 है, देखो -1, तो ये हो जाएगा। ऐसे और भी हो सकता है, जैसे x -2x या 2/3 लिख देते, √3 लिख दे रहे हैं, √3x और प्लस 1 लिख दे रहे हैं, या 2/3 लिख दे रहे हैं इक्वल टू 0। अब बताओ x² का गुणांक क्या है, इसमें x² का गुणांक और x का गुणांक क्या है इसमें, है ना, और फिर अचर पद क्या है, अचर पद क्या है। तो बताओ इसमें x² का गुणांक क्या, x के बगल में किसका गुणा, माइनस का और 1 का, यानी कि -1 हो जाएगा, क्योंकि जिसके बगल में कोई अंक ना हो उसके बगल में क्या होता है 1 होता है, और माइनस पहले से तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब देखो फिर x का गुणांक क्या होगा, x के गुणांक के लिए x के बगल में कौन से अंक का गुणा हो, तो -√3, तो हो जाएगा -√3। ऐसे ही अचर पद क्या है, तो अचर पद जिसमें चर ना हो, इसमें चर है, इस पद में चर है, इस पद में चर नहीं है, इसका मतलब ये 2/3 क्या हो जाएगा अचर पद हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया अचर पद और गुणांकों के बारे में जानकारी, है ना। तो ये नोट करना रहेगा, पॉज वीडियो और नोट डाउन। अब आइए आगे बढ़ते हैं, गुणांकों को हम पहचानेंगे। अब देखो ध्यान से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या है द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण कहलाता है, व्यापक रूप कहलाता है। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c को, यानी कि हम इसी समीकरण से तुलना करेंगे कि x के बगल में x² के बगल में क्या है। तो याद रखो x² का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद क्या होता है c होता है। और एक बात, जब हम किसी द्विघात समीकरण को हल करते हैं
तो क्या होता है, तो दो मान आते हैं। क्या, दो मान आते हैं, मतलब x बराबर कुछ आता है और x बराबर कुछ आता है। कभी कभी दोनों बराबर हो जाता है और कभी कभी दोनों बराबर नहीं होता है। जैसे मान लो x बराबर एक आ गया अल्फा, जिसका उपयोग होगा, एक आ गया बीटा, ठीक है। जब हम इस समीकरण को हल करेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा और x का वैल्यू 2 आएगा। तो ये जो वैल्यू आया है, x का मान जो आया है ना, x का मान जो आया है, x के मान को मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल कहते हैं या शून्य कहते हैं। शून्य हल करते हैं तो उसका हल भी वही होता है। हल मतलब जो वैल्यू कहेगा कि द्विघात समीकरण को हल कीजिए, तो हल करोगे तो उसका कितना वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा। उसी को क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। यानी कि x = 1 और x = 2 को क्या कहते हैं, मूल कहते हैं, शून्य कहते हैं, हल कहते हैं। हल मतलब कि जैसे कहेगा समीकरण को हल कीजिए तो उस समीकरण का 2 वैल्यू आएगा, x = आए या y = आए, जो भी आए वही उसका क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। तो ये याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ द्विघात समीकरण के मूल को अल्फा व बीटा नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा, अल्फा व बीटा नाम दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।